हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनवरी 2021 के सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग 8 से लेकर 14 जनवरी के बीच की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें मैंने लगभग 45 क्वेश्चंस लिए हैं और हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीक की वीडियो देखा था और आने वाले समय में हम इसी जनवरी महीने में थर्ड वीक और लास्ट वीक की वीडियो भी देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जनवरी महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2021 के सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस से यह सवाल है और हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप पहले राइट आंसर खुद से सोच सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 85। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके बारे में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि इसको जारी करती है एक संस्था जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। ये लंदन की संस्था है और हर साल यही इसको जारी करती है। इसमें नंबर 1 कंट्री है जापान, यानी कि जापान का पासपोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि जो जापान के नागरिक हैं ये सिर्फ पासपोर्ट की मदद से ही दुनिया के 191 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के जा सकते हैं। तो इसलिए जापान का पासपोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। ऐसे ही भारत का जो पासपोर्ट है 20वें स्थान पर है, क्योंकि भारतीय लोगों को बिना किसी पूर्व वीजा के 58 देशों में आने जाने की छूट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान है 85वां और नंबर 1 कंट्री है जापान। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस देश होगा? आप जानते हैं कि यह जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, इसका आयोजन हर साल किया जाता है गोवा की राजधानी पणजी में, और 2020 में इसका 51वां संस्करण होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये हो नहीं पाया था। तो अभी इसका आयोजन किया जा रहा है 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच में। तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इस बार का ये जो फिल्म महोत्सव होगा ये किस देश पर केंद्रित होगा, यानी कि इसमें फोकस कंट्री कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश को इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री बनाया गया है। वैसे भी आप जानते हैं कि बांग्लादेश का इस साल 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन करेगा? इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के महत्व के बारे में चर्चा आयोजित की जाती है। तो इस बार इसका जो चौथा संस्करण होगा ये मार्च महीने में होगा और इसको होस्ट करेगा केरल। हाल ही में किसे एक बार फिर अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपॉइंट किया गया है? जिस तरीके से आप जानते हैं भारत में जो पार्लियामेंट है इसको संसद बोला जाता है, ऐसे अमेरिका की पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस। और भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक तो है लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा, और दूसरा है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। ऐसे ही अमेरिका की जो पार्लियामेंट कांग्रेस है इसका लोअर हाउस जो होता है इसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि सभा, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ का हाउस है उसको बोला जाता है सेनेट। तो जिस तरीके से भारत की लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसी तरीके से अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है इसके जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम है नैन्सी पेलोसी, और अभी इन्हीं को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये जो किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है ये 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 3 हफ्तों तक चलाया जाएगा। इसमें बेसिकली किसानों को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, उनके बारे में जागरूक किया जाएगा।
तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 1901 के बाद से जो 2020 अभी अभी बीता है, ये कौन सा सबसे अधिक गर्म साल रहा? तो भारत का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके हिसाब से साल 1901 के बाद से अब तक का जो सबसे गर्म साल रहा था वो था साल 2016, और ऐसे ही 8वां सबसे गर्म साल था 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा 8th। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो इस समय महानिदेशक हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र जो हैं ये इसके महानिदेशक हैं और इसकी स्थापना हुई थी साल 1875 में, और अभी अभी इसका 146वां स्थापना दिवस मनाया गया था 15 जनवरी को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में, यानी कि जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा, आपको बताना है कि इसमें भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का संकुचन होगा। तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में एनएसओ के अनुसार -7.7% का संकुचन होगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस बार बढ़ने की बजाय 7.7% से सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस बांध पर किया जाएगा? यानी कि ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है, इसमें जो सोलर पैनल होंगे वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट होगा। इसको मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसमें जो सोलर पैनल्स होंगे ये पानी की सरफेस पर तैरते रहेंगे। हालांकि इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि अगर पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनाया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ही नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है ओमकारेश्वर बांध, और इसी पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2022-23 तक बनकर तैयार हो जाएगा। माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको यह बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर थे और ये 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा ये भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। कुछ ही महीनों के लिए थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा हाल ही में गुजरात के एक और मुख्यमंत्री की डेथ हुई थी जिनका नाम है केशुभाई पटेल। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और अभी के समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है विजय रूपाणी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, इन्होंने हाल ही में 40 कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। और ये सारी जो वैन है इसमें कई तरह के उपकरण हैं, साथ ही इसमें कृषि वैज्ञानिक भी होंगे। और ये जो वैन है ये किसानों के खेतों तक जाएगी और वहां पर किसानों के खेतों की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी। तो कृषि संजीवनी वैन जो है इसको शुरू किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदुरप्पा ने। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 अंग हैं और उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और अभी अभी इसमें भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 2 साल के लिए होगा, 2021 और 2022। इस बीच भारत को इस सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेजर कमेटीज का चेयरमैन बनाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। तो
इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सोमालिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा, बाकी जो 3 हैं इनको हेड करेगा, जैसे कि आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? यहां पर जिन लोगों ने भी आंसर अमित शाह किया, इसका आंसर ये नहीं होगा। हालांकि पहले यह डिसाइड किया गया था कि इस समिति के अध्यक्ष होंगे अमित शाह, लेकिन अभी जब इस समिति का गठन किया गया है तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन बी। जैसा कि आप जानते हैं इस साल 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती होगी। तो इसके अवसर पर अगले 1 साल तक जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन सभी कार्यक्रम के बारे में डिसीजन लेने का काम होगा इस समिति का, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनकी इस साल 400वीं जयंती मनाई जाएगी और उसको धूमधाम से मनाने के लिए जो समिति बनी है उसके भी अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है? अगर आपको यह पता हो कि इसको विकसित किसने किया है तो भी आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। देखिए जो MRSAM मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको भारत के DRDO और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया था भारत और इजराइल के द्वारा। क्योंकि ये एक मध्यम रेंज की मिसाइल है तो इसकी मारक क्षमता है 50 से लेकर 70 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्पोर्ट्स से है। आपको ये बताना है कि पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है क्योंकि अगर यहाँ पर टेस्ट की बजाय T20 हो जाए तो इसका आंसर बदल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जैकलिन विलियम्स, जो कि वेस्टइंडीज टीम के लिए खेलती हैं। ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाई थी। ये 2020 में एक T20 मैच था जिसमें इन्होंने थर्ड अंपायर की भूमिका निभाई थी और ये किसी भी पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। लेकिन अभी अभी क्लेयर पोलोसैक ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में फोर्थ अंपायर की भूमिका निभाई है और इस तरीके से ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो अब यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं। अगर आपसे टेस्ट मैच का पूछा जाए तो आंसर होगा क्लेयर पोलोसैक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक अंपायर हैं। लेकिन अगर आपसे T20 का पूछा जाए तो आंसर होगा जैकलिन विलियम्स, जो कि हैं जमैका से। लेकिन अभी अभी जो रिकॉर्ड बना है ये टेस्ट मैच में बना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछा सकता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर है एलॉन मस्क। हाल ही में इन्होंने जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस, इनको पीछे छोड़ा है और एलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी अर्निंग का जो मेन सोर्स है ये 2 कंपनियां हैं। एक तो है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, और दूसरी कंपनी है प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स। हाल ही में किस राज्य में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था एक जिला एक शिल्प? तो नाम से आप समझ सकते हैं कि यह जो अभियान चलाया गया था ये राज्य के हर एक जिले में वहां की जो स्थानीय पारंपरिक शिल्पकला है उसको प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये जो अभियान है इसको जिस राज्य में चलाया गया है इस राज्य में टोटल जिलों की संख्या है 52। तो आप गेस कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प नाम का अभियान चलाया गया। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में ऐसे नाम से एक योजना है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये अभियान चलाया गया था हाल ही में मध्य प्रदेश में। हाल ही में गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसको अपना नया प्रमुख बनाने की अनाउंसमेंट की है?
तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, यानी कि करण बजवा। वैसे तो जो करण बजवा हैं ये आज के समय भारत में गूगल क्लाउड के हेड हैं, लेकिन अब इनको जल्द ही पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का हेड बना दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की संस्कृति और वहां की भाषा के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की जो विशेष संस्कृति है, यहाँ की लैंग्वेज, इनफैक्ट यहाँ की भूमि, इन सब के संरक्षण के लिए जो समिति गठित की जाएगी, इसके अध्यक्ष होंगे भारत के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष होंगे। लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में आप जानते हैं दो जिले आते हैं, एक तो है लेह और दूसरा है कारगिल। और अभी अभी लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया मौसम विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा लेह हाल ही में एक और कारण से न्यूज में था, क्योंकि लेह के अंदर एक वैली है, घाटी है, जिसको बोला जाता है नुब्रा वैली, और यहाँ पर पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट होती है, इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और अभी अभी इसका लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हुआ है जनवरी 2021 में। तो इसके बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इसमें 4.3% की गिरावट आएगी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट आएगी। ये इस वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों में पॉजिटिव ग्रोथ होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% और भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4%। तो इतना डेटा आपको याद रखना है। इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके इस समय अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन आप नाम से ही समझ सकते हैं, हर बार इसका आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है 8 से लेकर 15 जनवरी तक। तो इस बार जो इसका संस्करण था ये था 26वां। हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए शौर्य वेतन खाता शुरू किया है, यानी कि शौर्य सैलरी अकाउंट? तो ये जो शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है ये स्पेशली सेना के जवानों के लिए शुरू किया गया है, और इसको स्टार्ट किया है भारत के एक प्राइवेट बैंक ने, जिसका नाम है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने इसको शुरू किया है। बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। हाल ही में किस देश में, इनमें से किस देश में दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है अपना भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को रवाना किया था। इसको हरियाणा के न्यू अटेले से लेकर राजस्थान में न्यू किशनगंज के बीच में रवाना किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक के ऊपर एक 2 स्टैक लगे हुए हैं। ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है और इसको इलेक्ट्रिक के जरिए रवाना किया गया, और इसी मामले में यह दुनिया की पहली ऐसी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है जिसको इलेक्ट्रिक के जरिए रवाना किया गया हो। और जैसा कि आप जानते हैं भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। तो इसमें एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें जो WDFC है इसके रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी लंबाई है 306 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पहली बार अपनी तरह का एक फायर पार्क बनाया गया है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उसके लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को इसमें बताया जाएगा। तो ये जो फायर पार्क बनाया गया है इसका उद्घाटन किया था नवीन पटनायक ने, यानी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये फायर पार्क जो है
ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर में ही कोरोना वायरस के कारण जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स मारे गए हैं उनके लिए एक स्मारक भी बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यानी कि ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 अंतर्राष्ट्रीय छक्के पूरे किए हैं। तो आई होप आपने अभी तक इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक टीम के खिलाफ आज तक सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाए हैं क्रिस गेल ने, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टोटल 130 छक्के लगाए थे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा ने। हाल ही में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? यानी कि इंडियन आर्मी की जो मानवाधिकार सेल का गठन किया गया है इसके पहले हेड कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान को इंडियन आर्मी की मानवाधिकार सेल का हेड बनाया गया है। ये जो इंडियन आर्मी की मानवाधिकार सेल का गठन किया गया है इसका काम यह होगा कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत जितने भी मानवाधिकारों से रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगी उनकी जांच करने का काम होगा इस मानवाधिकार सेल का। तो पहली बार इसका गठन किया गया है और इसके हेड बने हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। बाकी आप जानते हैं हाल ही में इंडियन आर्मी डे भी मनाया गया था 15 जनवरी को, और इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। 12 और 13 जनवरी को भारतीय नौसेना ने सी विजिल 21 नाम से एक समुद्री रक्षा अभ्यास का आयोजन किया। आपको बताना है कि इसका कौन सा संस्करण था। यह जो सी विजिल नाम का अभ्यास है जिसको इंडियन नेवी आयोजित करती है, इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था साल 2019 में, और क्योंकि हर 2-2 साल में होता है तो 2021 में इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये एक समुद्री रक्षा अभ्यास है, यानी कि कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, यानी कि जो भारत की तटरेखा है इसके आसपास सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और क्योंकि आप जानते हैं भारत की तटरेखा जो है ये 9 राज्यों और टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो टोटल 13 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। ये जो समुद्री रक्षा अभ्यास था इसका आयोजन भारत के 13 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। जैसे अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर है ओडिशा और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये हैं 9 राज्य। बाकी जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें से एक तो यहाँ पर है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, फिर इसके बाद ये है लक्षद्वीप, इसके बाद यहाँ पर है पुडुचेरी और ये है अंडमान निकोबार। तो इन सब जगहों पर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इस समय भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर साल 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इसको NRI डे भी बोला जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, जो कि 2021 में 16वां संस्करण था। तो आपको बताना है कि जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस सम्मेलन की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इसको NRI डे भी बोला जाता है। इसके जस्ट बाद 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में जो हिंदी दिवस होता है यह हर साल 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस
और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस। इसके बाद 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। तो इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि जो विश्व युवा दिवस होता है ये किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ डे ये कौन से दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। देन इसके बाद 14 जनवरी को मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस यानी कि वेटरन्स डे। भारत में पूर्व सैनिकों की याद में यह दिवस मनाया जाता है हर साल 14 जनवरी को। देन इसके बाद ये रहा अगला सवाल, हाल ही में ट्राइफेड ने किस राज्य के 5 जिलों में ट्राई-फूड पार्कों की स्थापना करने की अनाउंसमेंट की है। ये जो ट्राइफेड नाम की संस्था है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये बेसिकली भारत के आदिवासी समुदाय के लिए उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य के 5 जिलों में ट्राई-फूड पार्कों की स्थापना करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई-फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी और इसके लिए ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ में सहयोग किया है। ये जो ट्राई-फूड पार्क बनाए जाएंगे ये एक तरीके से खाद्य प्रसंस्करण केंद्र होंगे। तो भारत के आदिवासी समुदाय के जो वनों की उपज होगी उसको यहाँ पर खरीद कर रखा जाएगा और इन ट्राई-फूड पार्कों में उनका प्रसंस्करण किया जाएगा और उसके बाद उसको पूरे भारत में सेल किया जाएगा। तो इस तरह का ट्राई-फूड पार्क मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बनाए जाएंगे। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग में एक नया पद बनाया गया है मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और इस पद पर नियुक्त होने वाले जो पहले व्यक्ति हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका नाम है राज अय्यर, डॉक्टर राज अय्यर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। तो इसी के साथ यानी कि 12 जनवरी को ही एक उत्सव शुरू होता है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय युवा उत्सव और इस बार इसका 24वां संस्करण था। तो आपको बताना है कि इस 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का विषय क्या रखा गया था। इसकी इस बार थीम थी युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको याद होगा पिछली बार इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में और उसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, लेकिन इस बार ये वर्चुअली हुआ है और इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। तो इसको पारित किया है अमेरिका की सरकार ने। अब ये जो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है इससे पाकिस्तानी महिलाओं को हायर एजुकेशन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एजेंसी है जिसको बोला जाता है USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को 50% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको पारित किया है अमेरिका की सरकार ने। 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। तो पहली कंपनी बनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अभी दूसरी कंपनी बनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। TCS जो है ये भारत की एक IT कंपनी है, इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खनन क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। देखिए अभी तक क्या था कि कोयला खनन शुरू करने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटीज थी और कई जगह से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी इन सबको एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। इसी के लिए एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि इसी एक पोर्टल पर क्लियरेंस और मंजूरी लेने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसको भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। वैसे यहाँ पर आंसर लिखा ही हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर लिखा है, तो आंसर होगा अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया होगा प्रहलाद जोशी, जो कि भारत के कोयला और खनन मंत्री हैं,
लेकिन इसको लॉन्च किया था, याद रखिए, अमित शाह ने। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आंसर होगा हिमा कोहली, और ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जनवरी महीने के फर्स्ट और सेकेंड वीक के दौरान टोटल 8 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं। इन चारों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे अगले 4 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सिक्किम हाई कोर्ट, इन दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश थे इनमें बस अदला बदली की गई है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे JK माहेश्वरी, इनको अब सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ऐसे ही जो सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे अरूप कुमार गोस्वामी, इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। इसके बाद बचते हैं 2। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफीक, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो इन सभी 8 अपॉइंटमेंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, यहां से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष शिक्षा यानी कि स्पेस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ये कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ये कंसेप्ट है नीति आयोग का। नीति आयोग का एक मिशन है जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, और इसके तहत भारत के जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा रही है। और अभी तक भारत के तमाम शहरों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है। तो इन्हीं में से 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को इसरो अपनाएगा ताकि भारत में स्पेस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो जो है ये 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ICC बोर्ड की मीटिंग्स में BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि किसको अपॉइंट किया गया है? जिस तरीके से आप जानते हैं भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है BCCI, ऐसे ही पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई में। तो इसके जो बोर्ड की मीटिंग्स होती है उसमें BCCI को रिप्रेजेंट करेंगे जय शाह। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ICC के इस समय अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। यहां पर आप जिनको देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, और अभी हाल ही में 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। यानी कि जिस समय इनकी डेथ हुई ये उस समय तक दुनिया के सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। तो बस आपको इनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनका नाम है एलन बर्गेस, और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। 12 जनवरी को किसने खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया? सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूं। एक चीज तो आप इसे समझ गए होंगे कि इसको बनाया है KVIC ने, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और क्योंकि जो KVIC है ये MSME मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो भारत के जो MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नितिन गडकरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है ये इको फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण पर इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसको बनाने में ज़्यादातर गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 8 लाभ बताए गए हैं, यानी कि इसके 8 अलग अलग लाभ हैं। जैसे कि ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि इस पर बैक्टीरिया का कोई भी असर नहीं होगा। एंटी फंगल है, यानी कि इस पर फंगस भी नहीं लगेंगे। नॉन टॉक्सिक है, यानी कि ये विषैला नहीं है। ऑर्डरलेस है, यानी कि इसमें कोई भी गंध नहीं है। ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये काफ़ी सस्ता है। तो इस तरीके से इस पेंट के कई सारे गुण हैं। इसको लॉन्च किया भारत के MSME मंत्री नितिन गडकरी ने, जो कि भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आप जानते हैं कि जो COP26 सम्मेलन होगा जलवायु परिवर्तन पर,
इसका आयोजन इस बार किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। तो इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष होगा वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है आलोक शर्मा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब से कब तक मनाया जाएगा। एक चीज तो आप यहां पर गेस कर सकते हैं कि इसका आयोजन किया जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो इसका इस बार आयोजन किया जाएगा 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। 18 जनवरी को ये शुरू हुआ है और 17 फरवरी को ये समाप्त होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। ये जो CISF है ये भारत के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करता है और इसके नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं CISF के नए महानिदेशक और ये इसके 28वें डायरेक्टर जनरल हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको शुरू किया गया था साल 2016 में, तो अभी इसको हो गए हैं टोटल 5 साल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्योंकि एक फसल बीमा योजना है तो इसका मतलब ये है कि किसानों को इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है और अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हाल ही में 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। हाल ही में इसको टेस्ट किया गया है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहां पर मैं आपको 3 रॉकेट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ये किसी भी देश के सबसे पावरफुल रॉकेट हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए लॉन्ग मार्च 5 ये चाइना का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ऐसे ही भारत का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है इसका नाम है GSLV Mk3 और यहां पर आप देखिए ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम और अब तक आप समझ गए होंगे ये नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है यानी कि अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नासा। और ये न केवल नासा बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए जो फार्म्स बिल हैं इनके अमल पर रोक लगा दी है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस हैं S.A. बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। तो इन्हीं की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है जो कि भारत सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में आयोजन किया गया था। इसका बेसिकली मणिपुर के सेनापति जिले में जो माओ रीजन है इसको चेरी ब्लॉसम के लिए ही जाना जाता है और यहीं पर हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया था जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। देन इसके बाद ये रहा अगला सवाल वेनेडियम जो कि एक उच्च मूल्य वाली धातु है और ये काफ़ी दुर्लभ धातु है, भारत में तो बहुत ही कम पाई जाती है। आपको ये बताना है कि हाल ही में इसको किस राज्य में खोजा गया है। तो इसको अभी अभी खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेनेडियम जो है ये जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी उच्च मूल्य वाली धातु है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 23 और इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है स्टील को मजबूत बनाने में। तो हाल ही में वेनेडियम धातु को खोजा गया है भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। अब आपके लिए यहाँ पर 2 सवाल होंगे जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ हाईकोर्ट का नाम लिखा है और दूसरे तरफ चीफ जस्टिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? जर्मनी, सिंगापुर, जापान या फिर अमेरिका? तो आपका जो भी राइट आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इस तरीके से हमने सेकेंड वीक के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। इसके बाद ऐसे ही थर्ड वीक और लास्ट वीक की वीडियो भी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।